बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपकी होस्ट बबीता। ह्यूमन बॉडी यानी कि मनुष्य शरीर, बहुत सारी बीमारियां कभी भी किसी भी टाइम हम इस बीमारी से घिर सकते हैं। जो भी हमें बीमारी है, क्या उस बीमारी का हमें पता है? क्या हम सही डॉक्टर के पास जाते हैं? ये बड़े सवाल हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। इन्हीं सवालों के साथ मेरे इस टाइम साथ जुड़ चुके हैं वर्सुकल सर्जन डॉक्टर लव लूथरा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर लव लूथरा, मैं एमसीएच वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन, डीएनबी पेरिफेरल वैस्कुलर सर्जन हूँ। वैस्कुलर सर्जरी क्या है? वैस्कुलर सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है और वैस्कुलर सर्जन इकलौता ऐसा सर्जन है जो खून की नसों की किसी भी तरह की बीमारी सिवाय दिमाग और दिल के शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई खून की नस में ब्लॉकेज आ जाती है, क्लॉट आ जाता है, तो हम विभिन्न प्रकार की तकनीकों से उस बीमारी का इलाज करते हैं। जी, जैसे डॉक्टर साहब मैंने बात की कि बड़े कंफ्यूज हैं लोग कि हमें क्या बीमारी है उनका नहीं पता, किस डॉक्टर के पास जाना है उनको उसका भी नहीं पता। इनके लिए क्या सही है, अवेयर कीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जी, ये बहुत ही आम तौर से ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब आप करते क्या हैं? जैसे मैंने बोला, हम दिमाग और दिल को छोड़ के शरीर के किसी भी अंग की नसों, चाहे वो हाथ की या बाजुओं की नसों में ब्लॉकेज हो, चाहे वो पैरों या लातों की नसों में ब्लॉकेज हो, या इवन आंत में जिसको हम पेट की नसों या इंटेस्टाइन की नसों में कोई ब्लॉकेज हो, इवन किडनी की जो मेन नस सप्लाई करती है उसमें ब्लॉकेज हो, तो हम ओपन, जिसको हम बाईपास बोलते हैं, चीरा दे के वो नस को खोल के जहाँ ब्लॉकेज है उसको बाईपास कर दें, या हम मिनिमल एंडोवैस्कुलर टेक्निक जैसे कि एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग से उसे ठीक करते हैं। वैस्कुलर बीमारियां अब देखा जाए तो दो तरह की होती हैं, जिनको हम आर्टीरियल और वीनस बोलते हैं। आर्टीरियल बीमारियां जैसे कि पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, इसमें क्या होता है कि पेशेंट की पैरों की खून की नसों में ब्लॉकेज आ जाती है और अंगूठा या उंगली पैर का जिस हिस्से में सप्लाई नहीं जा रही है वो काला होना शुरू हो जाता है। या एकदम से जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, जिनमें उनकी रिदम नहीं होती है, तो वो क्लॉट निकल के पैरों की नसों में आ जाता है, जिसके कारण सडन तकलीफ़ होती है, जैसे पैर एकदम ठंडा हो जाता है, नीला होना शुरू हो जाता है और पेशेंट को बहुत दर्द होता है। दूसरी तरह की बीमारियां होती हैं जिन्हें हम वीनस बोलते हैं। ये वो नसें होती हैं जो खून वापस लेके जाती हैं सफाई के लिए हार्ट में। इनमें सबसे आम तौर से देखे जाने वाली प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स। ये हर उस इंसान में देखी जाएगी जो लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं या बैठकर काम करते हैं, और इसे पहचानना बहुत ही आसान है। जब भी इंसान अपने काम से घर वापस आएगा तो उनकी लातों में सूजन आएंगी या उन्हें लंबे समय खड़े होने पर नीली नीली फूली हुई नसें दिखेंगी। अगर हम वेरिकोज वेन्स को सही टाइम पे ना पहचानें तो इसकी एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। जो मेन नस अंदर की नसें होती हैं उनमें क्लॉट आ जाता है। तो ये सब बीमारियों को आइडेंटिफाई करना, पहचानना बहुत आसान है। अब आपका दूसरा सवाल कि पेशेंट किसके पास आए, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जो CTVS सर्जन है या प्लास्टिक सर्जन है या जो खून की नसों का काम कौन करता है। देखिए, एक टीम वर्क होता है। जो CTVS सर्जन हैं वो हार्ट का बाईपास करते हैं। ये सब वैस्कुलर बीमारियों का कोई ना कोई कारण होगा, जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगी, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी, उनके हार्ट के रिदम में प्रॉब्लम होगी, और जो पेशेंट तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, आपको वैस्कुलर सर्जन के पास भेजेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे अपनी खून की नसें ठीक करवा रहे हैं या जो इलाज ले रहे हैं वो इसमें ट्रेंड है या नहीं है। कि बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि हम गए थे जी, उन्होंने 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, किसी को समझ ही नहीं आया कि खून की नसें ब्लॉक्ड हैं, और जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं उनका वो शरीर का वो हिस्सा काला हो चुका होता है, पैर की उंगलियां काली हो चुकी होती हैं, और एंड ऑफ द डे उनको एम्पुटेशन करवाना पड़ता है। राइट, बिल्कुल। अगर इनके इलाज की बात की जाए तो इनका इलाज क्या है? देखिए, पहले तो बीमारी को पहचानना कि इसका कारण क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तंबाकू और सिगरेट का सेवन करते हैं, ठीक है, और मोटापा अपने आप में एक कारण है, खड़े होके लंबे समय तक काम करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना। तो पहले हम वो कारण पहचानें, उस कारण का इलाज करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। हाँ, जब वो बीमारी होगी है तो डायबिटीज़ का कंट्रोल, हाइपरटेंशन का कंट्रोल, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उसको कंट्रोल करें, एंड फिर
प्रिकॉशंस आपको ये लेने हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टीरियल डिजीज़ है जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, कि पेशेंट कुछ समय 100 मीटर भी चलता है उसके बाद एकदम से उनके पिन्नियों में दर्द होता है और वो उन्हें बैठना पड़ता है, तो पेशेंट को खुद पता लग जाएगा कि मेरी पैरों की सप्लाई में दिक्कत है। इसको हम वैस्कुलर सर्जन इकलौता ऐसा सर्जन है जो मेडिकल मैनेजमेंट करता है। ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है। दवाइयों से ही हम, अगर ज़ख्म नहीं हुआ है, नसें बंद है, दवाइयों से खोल सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि जो पेशेंट्स में हम बाईपास कर सकते हैं, कि हम चीरा दे के जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको हम एक नई नस बना दें, ऊपर और नीचे वाले हिस्से में हम बाईपास कर दें। तीसरा ऑप्शन जो होता है, जो पेशेंट्स में हम ओपन सर्जरी नहीं कर सकते हैं, जैसे हार्ट की एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग होती है, वैसे ही पैरों की और लातों की और बाजुओं की नसों में हम एंजियोप्लास्टी करके अगर स्टेंट की ज़रूरत पड़े हम स्टेंट डाल सकते हैं। तो वैस्कुलर सर्जन इकलौता ऐसा सर्जन है जिसके पास ये तीनों ऑप्शंस हैं। जैसे हम देखें कि कार्डियोलॉजी में क्या है कि कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, वो एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करते हैं। जो पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग नहीं होती है तो वो बाईपास के लिए कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जन के पास भेजते हैं। किडनियों की जो मेडिकल बीमारियां हैं उसका इलाज नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई पथरी आ जाए तो उसका इलाज यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो वैस्कुलर सर्जन इकलौता ऐसा सर्जन है जो चीरे वाला ऑपरेशन भी करता है और मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक जिसको हम बोलते हैं एंडोवैस्कुलर, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, लेज़र टेक्निक वेरिकोज वेन के लिए, और मेडिकल मैनेजमेंट। तो हमारे पास पूरे वो तरीके हैं और हम अपने पेशेंट को जो भी उनकी सेहत, उनकी कंडीशन के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होने चाहिए, जिसका बेस्ट आउटकम हो, हम वो सारी सुविधाएं और वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने पेशेंट को दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके छोटे छोटे सिम्टम्स शुरू में दिखते होंगे पेशेंट को? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि जब आप शाम को घर आते हैं आपकी लातें सूज जाती हैं, थकावट महसूस होती है, आप लंबे समय तक खड़े रहें। हाउसवाइफ्स में ये देखा जाता है, सुबह उठती हैं एकदम फ्रेश होती हैं, घर में रूटीन काम करते करते पूरा दिन घर के काम करते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं पूरा दिन अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं तो वो किसी को ज़रूर बोलते हैं कि मेरी पैर दबा दो, या वो अपनी पैर ऊपर बेड पे रखते हैं या ऊंचा करते हैं तो उन्हें आराम महसूस होता है। तो ये इनिशियल स्टेज है वेरिकोज वेन की। तो ज़रूरी नहीं है जिनको ये सिम्टम्स हैं उनको हम लेज़र करेंगे या सर्जरी करेंगे, हम स्टॉकिंग्स दे के मेडिकल मैनेजमेंट करके उसको वहीं रोक सकते हैं। वैसे ही जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकर्स होते हैं, उनमें पैरों में जब वो कुछ समय तक चलते हैं, कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, उनको दर्द होता है, उन्हें रुकना पड़ता है। तो पेशेंट को समझ जाना चाहिए कि मेरी खून की नसों में ब्लॉकेज है। पेशेंट उसी स्टेज में हमारे पास आ जाए तो हम उसे गैंग्रीन होने ही नहीं देंगे। अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें इन्फेक्शन होती है, पैर सुन्न रहते हैं, उनमें ज़ख्म होता है, तो उनको हम समझाते हैं कि अपने पैरों का ख्याल रखें। उनमें हम कुछ ऐसी मेडिकेशंस ऐड करेंगे जिनसे उनकी खून की नसें चलती रहें, और कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बिल्कुल, ब्लॉकेज की जैसे आपने बात की, जैसे मॉर्निंग हम उठते हैं या बुज़ुर्गों को देख लें, उनका पैर नहीं चलता, नीचे नहीं पैर रख पाते। हाँ जी, देखिए ये अब अगेन ये पेशेंट्स में या डायबिटीज़ होगी, उनकी न्यूरोपैथी के कारण क्या होता है, जब वो उठते हैं तो उनको भारीपन महसूस होता है पैरों में और लातों में। और एक कारण इसका ये भी हो सकता है कि स्पाइन की प्रॉब्लम ना हो। स्पाइन में भी कुछ पेशेंट्स को, जिसको हम शियाटिका बोलते हैं, उनको भारीपन महसूस होता है। तो ये हमें देखना है कि अगर डायबिटिक है तो न्यूरोपैथी के कारण ये हो रहा है या हमें स्पाइन की प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं 100% उनमें पेशेंट्स में समय के साथ साथ जैसे उनकी डायबिटीज़ पुरानी होती जाती है, उनकी खून की नसें ब्लॉक होती रहती हैं। तो ये एक ऐसा विषय है डायबिटिक पेशेंट्स में जो इग्नोर होता है। उन सब ये सोचते हैं कि हमें शुगर है, कंट्रोल नहीं हुई, पैर में इन्फेक्शन होगी। यस, वो एक कारण है, लेकिन खून की नसों में भी ब्लॉकेज है ये कोई सोचता नहीं है। इसके कारण अगर हम देखा जाए, डायबिटीज़ अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण बन गया है, पंजाब में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया भर में, कि मैक्सिमम डायबिटिक अराउंड 35% डायबिटिक पेशेंट्स पूरी दुनिया में उनके पैर या लात काटी जाती है। सो तकनीक की बात की जाए, नई नई चीज़ें आज के टाइम में आ रही हैं, तो इसमें नई तकनीक क्या है इलाज के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि हम एंडोवैस्कुलर, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, अब हमारे पास बहुत सी आधुनिक तरह की किट आ गई है जिसको हम बैलून्स बोलते हैं, स्टेंट्स बोलते हैं, वायर्स बोलते हैं। एक समय ऐसा था कि हम वो लीजन को क्रॉस ही नहीं कर पाते थे, तो हमें बाईपास करना पड़ता था। लेकिन बिकॉज पेशेंट के अंडर ओवरलाइन जो कंडीशन है, जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, बहुत मोटापा है, उनमें चीरा दे के हर पेशेंट में हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आधुनिक टेक्निक्स आ गई हैं नई नई, अब इंडिया में
इंडिया क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इवन लुधियाना में हम ग्लोबल हार्ट में कुछ ऐसे केस कर चुके हैं जो पंजाब में कभी हुए ही नहीं है। जैसे हमने स्टेम सेल किया अभी पिछले महीने, ये एक ऐसा मरीज़ था जिसमें कोई भी हम ना बाईपास कर सकते थे, ना हम उसको ऑलरेडी 1 साल पहले यूएस में स्टेंट डले थे और वो स्टेंट पूरे बंद हो गए थे। तो इनमें हमने स्टेम सेल डाले। स्टेम सेल से क्या फ़ायदा हुआ, जो चीज़ मरी हुई थी वो तो हमें रिमूव करनी पड़ी, लेकिन पेशेंट की पूरी लात बच गई। जो उन्हें ऑप्शन दी गई थी कि उनकी पूरी लात काटनी पड़ेगी। और ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, कुछ इस तरह की मशीन्स आ गई हैं कि जो पुराने क्लॉट्स होते हैं हम उन्हें सक कर सकते हैं। वो भी हमने 15-20 दिन पहले ग्लोबल हार्ट में वो केस किया जिसमें हमने डीवीटी हुआ था पेशेंट को। अब वो पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही थी तो हम उसे डीवीटी के लिए खून पतले होने वाली दवाइयाँ नहीं दे सकते थे, तो हमने उनके मेन वेन में फ़िल्टर डाला और फिर वो मशीन से क्लॉट निकाले। और पेशेंट आज बिना खून पतले होने की दवाइयों के बिना ही, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है, ज़ख्म है, उनको बवासीर की प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम दवाइयाँ नहीं दे सकते थे, आज हमारा पेशेंट एकदम अपनी रूटीन लाइफ में वापस है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ज़्यादा बड़ी बीमारी चल रही है बहुत सारे लोगों में, किडनी की प्रॉब्लम। हाँ जी। डायलिसिस कहाँ से करवाएं, इसके लिए भी अवेयर कीजिए। देखिए, मैं हमेशा ये राय दूंगा कि डायलिसिस आप हमेशा एक नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर करवाएं जो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं। एक ऐसा सेंटर जहाँ पे आपको नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी डायलिसिस की ज़रूरत है, वेदर परमानेंट की ज़रूरत है या टेम्पररी की ज़रूरत है। और दूसरा, एक हमारे पंजाब में सबसे बड़ी समस्या है कि हमने देखा है कि पेशेंट और इवन डायलिसिस सेंटर्स में ये अवेयरनेस नहीं है कि पेशेंट को डायलिसिस लाइन की कब ज़रूरत है और फिस्टुलास की कब ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं कि डब्बी। क्योंकि ऐसे सेंटर्स में नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है तो वो पेशेंट को एक प्रॉपर लेवल से गाइडेंस नहीं मिलता है। आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट आपको वैस्कुलर सर्जन के पास भेजेगा, वो डिसाइड करेगा कि अब आपको परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत है, बिकॉज रीनल ट्रांसप्लांट इज़ नॉट पॉसिबल, हर पेशेंट के लिए नहीं है, उतनी किडनीज ही अवेलेबल नहीं है, बहुत इश्यूज़ होते हैं, मैचिंग नहीं होती है। तो हम फिस्टुला बनाते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमने देखा है बहुत पेशेंट्स की डायलिसिस लेग से ही चलती जा रही है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, 1 या 2 डायलिसिस हम वहाँ से करें, फिर हम गर्दन में लाइन डालते हैं। और जो पेशेंट जिनको फिस्टुला नहीं बन पाता है क्योंकि उनकी नसें अच्छी नहीं हैं, उनमें हम ग्राफ्ट कर सकते हैं, या अगर वो भी प्रॉब्लम है, उसमें नहीं अफोर्डेबिलिटी है या पॉसिबल नहीं है, तो हम परमानेंट कैथेटर्स डालते हैं। तो एज अ वैस्कुलर सर्जन हमारे पास अपने डायलिसिस किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए हर तरह की ऑप्शन है। और मैं यही बोलूँगा कि एक टेक्नीशियन जो फिस्टुला बनाता है, या तो आप एक वैस्कुलर सर्जन के पास जाएं, अगर वैस्कुलर सर्जन नहीं अवेलेबल है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। यही 2 इकलौते ऐसे सर्जन हैं जो आपका फिस्टुला बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है पंजाब में टेक्नीशियंस को जो करते हैं वो ये सब काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। पेशेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अपना काम किससे करवा रहे हैं, वेदर वो डॉक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है। टेक्नीशियन के पास तो हमारे लॉ के हिसाब से कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे ख़राब होते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि काउंसलिंग डॉक्टर के लिए बड़ी ज़रूरी है कि वो पेशेंट को अच्छे से पहले काउंसलिंग करे, समझाए उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में उसे जानकारी हो। बिल्कुल, देखिए काउंसलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को जब तक ये नहीं समझ आएगा उसे बीमारी क्या है और ये बीमारी किस हद तक जा सकती है, उसकी जान को खतरा है, कल उसका पाँव काटना पड़ सकता है, तो पेशेंट को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन। अगर हम अपने पेशेंट जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं, जो स्मोकर्स हैं, डायबिटिक हैं, हार्ट की पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, पहले हम उन्हें समझाएं कि अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेंगे, रेगुलर फॉलोअप रखेंगे, तो आप ये सब बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं। हाँ, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं वैस्कुलर डिजीज़ होना ही होना है। और एक बार वो हो जाता है, अगर हो भी गया है तो वो स्टेज अगर अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई हो तो हम एम्पुटेशन से भी बच सकते हैं, हम ये सब सर्जरी से भी बच सकते हैं।